नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, पिछली वीडियो में हमने संगमों के बारे में जाना था कि संगमों के अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं या फिर संगमों का कितना समय था, पहले संगम में कितना समय लगा था, कितने जो विद्वानों थे उन्होंने अपनी रचनाएं प्रकाशित की थी, कितनी अनुमति मिली थी और कितने वर्षों तक वो चला था। इसी प्रकार दूसरे संगम का समय भी और तीसरे संगम के समय भी हमने पिछली वीडियो के माध्यम से जाना था। इस वीडियो के माध्यम से हम संगम युग से ही उपलब्ध साक्ष्यों के बारे में जानेंगे कि साक्ष्यों के आधार पर किस प्रकार से पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये संगम युग और इनके बारे में जानते हैं कि उपलब्ध संगम साहित्य के बारे में इनसे कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं। क्योंकि मेरा मानना यह है कि हिस्ट्री जो है बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और ये तो है ना कि मोटे मोटे स्तर से आपको मैं जानकारी दे दूं तो वही पेपरों में आ जाए। इसलिए हिस्ट्री से संबंधित या किसी भी वंश से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि पेपरों में पूछे जा सकते हैं, वो सारी बातें हम इन्हीं वीडियो के माध्यम से करेंगे, उन्हीं के बारे में हम इन्हीं वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो शुरू करते हैं संगम युग। इसमें क्या है, उपलब्ध साक्ष्यों की बात करते हैं। इसमें उपलब्ध साक्ष्य कितने हैं? 2289 यानी 2289 ये उपलब्ध साक्ष्य हैं। इनका जो शेयर है, इनका जो श्रेय दिया जाता है वो कितने कवियों को दिया जाता है? 473 कवियों को, यानी 473। उपलब्ध साक्ष्य यानी कि 2289 यानी 2289 सत्य यानी कि इतनी पुस्तकें हैं, इतनी साहित्य की लिखित संकलन है। लेकिन इतना जो है संकलन है वो किस कारण है, इसमें कितने कवियों का योगदान है? वो है 473 कवियों का योगदान इस साहित्य को उपलब्ध कराने में। तमिल व्याकरण का जो ग्रंथ है, अब साहित्य की बात चल रही है संगम युग से ही, तो जो संगम साहित्य है इसमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है एक व्याकरण ग्रंथ जिसका नाम है तोल्कापियम। तोल्कापियम। और कौन सा है? एतुत तोके। एतुत तोका का है 8 संग्रह। एतुत तोके को 8 संग्रहों के नाम से भी जाना जाता है। इनके बाद में जब बात करें पतपातु, पततु पातु, इसको क्या किस नाम से भी जाना जाएगा? 10 गीतों का। इसके अंतर्गत 10 गीतों का संकलन है। पदीनो किलकुक, पदीनो किलकुक, पदीनो किलकुक भी संगम साहित्य का महत्वपूर्ण ग्रंथ मान लो या पुस्तक मान लीजिए आप। और 18 लघु गीत हैं और महाकाव्य हैं। इन सभी से मिलकर संगम साहित्य बनता है। इन्हीं के बारे में अब हम बात करें। जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है उनके अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जिनसे कि पेपरों में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बात करते हैं उनके बारे में। तोल्कापियम ये व्याकरण ग्रंथ है, क्या तमिल व्याकरण ग्रंथ है, और इसकी जो भाषा है, जो इसकी शैली है वो सूत्र शैली में है। क्या? सूत्र शैली में है। और इसके 3 खंड हैं, इसके 3 खंड हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजों के बारे में हमें जानकारी मिलती है जो कि संगम युग के समय या संगम साहित्य के समय उस दौरान थी? तो वो कौन कौन सी थी? वर्ण विचार, व्युत्पत्ति, पदार्थों का वर्णन, पदार्थ का वर्णन भी, और इसमें क्या है? धर्म। इसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की बातें हैं। यानी इसके अंतर जो हमें चीजें मिलती हैं वो वर्ण विचार है, पदार्थों का वर्णन है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की बातें इसके अंतर्गत हमें मिलती हैं, जो कि इसको महत्वपूर्ण
इस ग्रंथ को महत्वपूर्ण बनाती हैं। और इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है? तोलका पपियर। ये तोलका पपियर है जो कि अगस्त ऋषि के 12वें शिष्य हैं। ये इस ग्रंथ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनकी जानकारी हमने इस वीडियो के माध्यम से जानी है। उसके बाद में जो ग्रंथ आता है संगम साहित्य में, एतु तोके, जिसको कहते हैं 8 संकलित ग्रंथों का उल्लेख। इसमें 8 संकलित का मतलब है इसके अंतर्गत 8 संकलित ग्रंथ हैं जो कि महत्वपूर्ण है, जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो ग्रंथ कौन कौन से हैं? नरी अणई कुरुंदोगई, नरी अणई कुरुंदोगई, एंगरुन नुरु और पदेरु पपतू और परिपादल, काली तोगई और अहना नूरू और पुरना नूरू। ये 8 ग्रंथ हैं जो इस ग्रंथ को महत्वपूर्ण बनाते हैं। इसके अंतर्गत भी 8 ग्रंथों का संकलन है। इसके बाद में अगर हम बातें करें संगम साहित्य के जो महत्वपूर्ण तीसरे ग्रंथ हैं वो है पुत्तु-पात्रु। इसमें क्या है? 10 गीतों में है। यह जो ग्रंथ है या फिर यह पुस्तक है यह 10 गीतों में है। इसमें क्या है? सांस्कृतिक राजनीतिक जीवन की झांकियां, यानी संगम साहित्य के संस्कृत और राजनीतिक जीवन की इसमें झांकियां हैं। और इसके जो संकलन में है, इसके संकलन में क्या है? तुरुमुरु कानु पपदे, पोरु मपन ननु पपदे और मुल्ले पपातु शरूपा नानु त्रुपपदे। ये कुछ नाम हैं जो इस संकलन को महत्वपूर्ण बनाते हैं। और इनके अंतर्गत कौन कौन से हैं? पतितन पफले मुद्रे कांची, पैरू नारा तुप पदे, कुरनी नप पातू, कुरी निन पातू और मलेद दुख काम के नाम इसमें मिलते हैं। क्यों? इसमें लगभग 10 गीतों के हैं, जो इसमें 10 गीतों का संकलन है जो इसे क्या कहते हैं महत्वपूर्ण बनाता है, जिनके ऊपर पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें और क्या मिलता है हमें? इसके गीतों हमें चोल और पांड्य राजाओं को, इसके जो गीत हैं वो चोल व पांड्य राजाओं को समर्पित है। कुछ गीतों की अगर हम बात करें तो कुछ गीत इसमें मुर्गन की प्रशंसा में है। मुर्गन यानी जो साउथ के देवता हैं मुर्गन, उनकी प्रशंसा में भी इसके कुछ गीत हैं। और कुछ प्रेम विरहा, ग्राम विरहा और ग्राम जीवन, विदेशी व्यापार शासकों की प्रशंसा में है। यह इस पुस्तक को महत्वपूर्ण बनाते हैं। जो इनके अंतर्गत महत्वपूर्ण वाक्य हैं वो यही है। पदीनों की कुक, ये क्या है? 18 लघु गीतों का संकलन है। इसके अंदर क्या है? विविध विषयों से संबंधित उल्लेख हैं। इसमें विविध विषयों से संबंधित उल्लेख हैं। और इसके अंतर्गत कौन कौन से हैं? वो नल दियर और ननमणिक देके और करनार पथु तिरुकुरल आदि।
तिरुकुरल आदि। और इसमें क्या है, चेर और चोल राजनीतिक, चेर और चोल राजनीतिक संघर्ष, युद्ध गीत और प्रेम गीत हैं जो कि इन्हें महत्वपूर्ण बनाते हैं। यह इनके अंतर्गत आने वाली महत्वपूर्ण वाक्य हैं जिनसे कि पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करते हैं महाकाव्यों की। संगम साहित्य के महाकाव्य कौन कौन से हैं? तो शिल्पाधिकारम, इसमें क्या है, नुपुर की कहानी है। मणिमोखले इसमें, और जीवक चिंतामणि और वल्यपति और कुंडल केसी इसमें सम्मिलित हैं। किसमें सम्मिलित है? महाकाव्यों में। ये संगम साहित्य के महाकाव्य हैं। और देखो जी, शिल्पाधिकारम से हमें सामाजिक, आर्थिक और विदेशी व्यापार, शिल्पाधिकारम से हमें सामाजिक, आर्थिक और विदेशी व्यापार और के बारे में जानकारी मिलती है। और इसके रचयिता कौन है? इलंगो अदिगल। इसके जो रचयिता हैं वो इलंगो अदिगल हैं। और मणिमोखले के रचयिता कौन है? शीतले सत्तानार, शीतले सत्तानार मणिमोखले के रचयिता हैं। तो ये जो जानकारी थी मेरे प्यारे साथियों, ये महाकाव्यों के अंतर्गत थी। और इन महाकाव्यों के रचनाकार कौन कौन थे, उनके नाम थे। अब अगर हम बात करें संगम साहित्य की अब राज्य शासन प्रणाली के बारे में, तो राज्य प्रणाली में क्या था कि राज्य का सर्वोच्च न्यायालय राजा था। सर्वोच्च न्यायालय का अधिकारी क्या था? राजा की सभा और राजा। उसे संगम साहित्य में किस नाम से जाना जाता था? मनरम। ये पेपरों में आने वाले महत्वपूर्ण वाक्य हैं, तो आप इन्हें जरा थोड़ी बारीकी से समझने की कोशिश करना। तो राजा की सभा थी, उसको क्या कहते थे? मनरम। और राजा का जन्म उत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता था। संगम साहित्य में राजा का जो जन्म महोत्सव था वो प्रतिवर्ष मनाया जाता था, तो उसमें उसका नाम क्या था? पेरुनल। राजा की सभा का क्या नाम था? मनरम। राजा के जन्म दिवस को प्रतिवर्ष मनाने को क्या कहते थे? पेरुनल। इसमें संगम साहित्य में जो राज्य था वो मंडलों में विभक्त था, और मंडल जो थे वो नाडु में विभक्त थे, और नाडु जो विभक्त थे वो उर में विभक्त थे। तो ये एक क्रम था संगम साहित्य के शासन प्रणाली का कि भाई पहले राज्य था, राज्य मंडलों में था, जो इनका वर्गीकरण था, राज्य मंडलों में, मंडल नाडु में, नाडु उर में। और सबसे छोटी इकाई, ज्यादातर छोटी इकाई गांव होते हैं, लेकिन इसमें उर है। समुद्र तटीय कस्बे, संगम साहित्य में समुद्र तटीय कस्बों को क्या कहते थे? पतीनम। और जो इसमें बड़े गांव होते थे संगम साहित्य में, पेरूर बड़े गांव को, और छोटे गांव को सिर्रूर, और पुराने गांव को मुडुर। ये संगम साहित्य के शासन प्रणाली के अंतर्गत वाक्य हैं। और मंत्री को क्या कहते थे? अमेय, यच्चार। और पुरोहित को क्या कहते थे? पुरोहितार। संगम साहित्य में पुरोहित को पुरोहितार कहते थे, और सेनापति को सेनापतियार, और दूतों को दूतार, और गुप्तचरों को ओरार। अब बात करते हैं राजस्व दर। संगम साहित्य के राजस्व दर की बातें करते हैं, तो ये जो लिया जाता था 1/6 होती थी। संगम साहित्य में जो राजस्व की दर थी वो 1/6 थी। और भूमि की पैमाइश के लिए क्या था? भूमि नापने के लिए जो पैमाइश होती थी उसका नाम माँ या वेली, माँ या वेली पैमाइश की इकाई थी। और कृषिकर को संगम साहित्य में करई या कदमई कहा जाता था।
और युद्ध में प्राप्त यानी युद्ध में जो लूटा हुआ धन था उसको क्या कहते थे? इरई। सीमा शुल्क को संगम साहित्य में उल्गु या उल्कू कहा जाता था। इसके अतिरिक्त कर, ये जो करते वो शासन प्रणाली के अंतर्गत थे, लेकिन कुछ कर इनके अलावा भी थे, इनके अतिरिक्त भी थे। वो कर कौन से थे? जबरन वसूल जो कर किया जाता था, यानी जबरदस्ती जो वसूल किया जाता था, जो जबरदस्ती लिया जाता था कर था, इराबू, उसे इराबू कहते थे। क्या? इराबू, उसे इराबू कहते थे। और राजा को उपहार के रूप में जो कर दिया जाता था उसे पदु। यह राजा को उपहार के रूप में दिया जाता था। जिस प्रकार मौर्य काल में जो स्वयं इच्छा से दिया जाता था ना कर, जिसे भोग कहते थे, उसी प्रकार इसे पदु कहते थे। संगम साहित्य में शासन प्रणाली के अंतर्गत सेना की अग्र टुकड़ी, सेना की अगली टुकड़ी को क्या? तुसी, और पिछली टुकड़ी को कुले, और सेना प्रमुख को क्या कहते थे? एनाडी। और मृत योद्धा जो कि युद्ध में मर जाते थे, उन योद्धाओं के सम्मान के लिए क्या करते थे? स्मृति या पत्थर लगाते थे और उसकी पूजा की प्रथा, यानी जो सैनिक युद्ध में मर जाते थे उनके सम्मान के लिए स्मृति या पत्थर लगाकर पूजा की जाती थी। उसको संगम साहित्य में वीर स्वर्ग के नाम से जाना जाता था। इसके ये राज्य शासन प्रणाली है। इसके अलावा संगम साहित्य में स्थानीय स्वशासन, संगम साहित्य में स्थानीय स्वशासन भी था। उनको स्थानीय जो स्वशासन थे वो कौन कौन से थे? तो एक ग्राम सभा थी जो कि गांव के लिए थी, और एक नगर सभा थी। और क्या थी? इसमें निगम और श्रेणी होते थे। ग्राम सभा और नगर सभा और निगम और श्रेणी होते थे। छोटे गांव के लिए क्या था? संगम साहित्य में छोटे गांव के लिए अवय होती थी। ये वो सभाएं थी कि ग्राम सभाओं के लिए, नगरों के लिए, निगम और श्रेणी ये व्यापारियों के लिए होती थी। इसके अलावा छोटे गांव के लिए जो होती थी उसे क्या बोलते थे? अवय बोलते थे। तो मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हमने जो जानकारी ली है वो संगम साहित्य के बारे में, कि संगम साहित्य के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे नाम हैं जो कि पेपरों में पूछे जा सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी पुस्तकें या ग्रंथ हैं जिनके बारे में पेपरों में पूछा जाता है। उसके बाद संगम साहित्य के हमने राज्य शासन प्रणाली के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे प्रमुख नाम हैं जो कि पेपरों में पूछे जाते हैं, उनके बारे में हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना। और स्थानीय शासन के बारे में भी जाना। इनमें जो अधिकारी थे संगम साहित्य में, हमने उनके बारे में जाना कि संगम साहित्य में अधिकारियों को भी किन किन नामों से जाना जाता था। तो मेरे प्यारे साथियों, संगम साहित्य और शासन प्रणाली के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण वाक्य हैं जिनसे कि पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना। और जो हमसे छूट गए हैं संगम साहित्य में, वर्ण व्यवस्था, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो भी गतिविधियां होती थी, उनके बारे में हम अगली वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जाकर मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। और उन्हें देखने के बाद अगर आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या, परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसका जवाब भी दे सकते हैं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको शासन प्रणाली, साहित्य, स्थानीय शासन के बारे में जो भी महत्वपूर्ण वाक्य हैं उनके बारे में आपको जानकारी मालूम या जानकारी के बारे में मालूम चला होगा। इसी के साथ धन्यवाद।